रुको, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। जब छोड़कर जाना ही था तो यहाँ क्यों आए थे? बोलो भीमा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाओगे? अपना नहीं तो कम से कम इन बच्चों का तो सोचो, कितना परेशान होंगे। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे मेरे दादू के कातिल का पता बतलाया, मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, और जब मेरी बारी आई कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो तुम जाने लगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा भीमा। रुक जाओ भीमा, रुक जाओ, रुक जाओ। पुनीत बस बोल ही जा रहा था, तभी उसके कान में तन्मय की आवाज़ गूंजी। पुनीत, उठो बेटा, ये तुम किससे बातें कर रहे हो और ये सब क्या बोल रहे हो? बताओ मुझे। पापा, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? पुनीत ने चौंकते हुए पूछा। नहीं पुनीत, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मैं तो बस तुम्हें उठाने आया था। कल रात देर से सोए थे क्या? देखो 9 बज गए हैं। क्या 9 बज गए? पता नहीं क्यों इतनी देर तक सोता रह गया। सॉरी पापा, कल से समय से उठ जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। पर तुम अभी क्या बातें कर रहे थे? क्या तुम भीमा को जानते हो? पर तुम उससे किस समय मिल लिए और उसने तुम्हारी कैसी मदद की? हैरानी में तन्मय ने कई सवाल किए। आपको तो पता है मुझे सपनों की बीमारी है। कोई सपना देखा होगा मैंने, तो कुछ भी बोल दिया होगा मैंने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो या मेरी बात को टालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है पापा, हम सब जानते हैं कि तुम अपने सपने की वजह से कितना ज़्यादा परेशान होते हो। तुम्हारे सपने आम इंसानों के जैसे नहीं हैं, बल्कि वो सच भी होते हैं। ये बात कोई माने या ना माने, तुम इस बात को मानते हो, और अभी मेरे सामने ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हारे लिए कोई मामूली बात है, जबकि तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है। आज तक तो तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, फिर आज क्यों? तो क्या बोलूं? जिस सपने को मैं खुद सच नहीं मान पा रहा हूं, उसे आपसे कैसे कह दूं? ऐसा क्या देखा है तुमने सपने में? वो कोई आम इंसान नहीं है, उसमें गजब की शक्ति है। वो फोटो देखकर उसका अतीत बता देता है। भीमा नाम है उसका। उसने दादू की फ़ोटो देखकर उनका सारा अतीत बता दिया, यहाँ तक कि उनकी मौत कैसी हुई और किसने उसे मौत के घाट उतारा, सब कुछ उसने बता दिया। आप ही बताइए पापा, भले ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो सिर्फ सिनेमा के कलाकार ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ना तो मैं किसी भीमा को जानता हूँ और ना ही किसी ऐसे इंसान से कभी मिला, और मेरे ख्याल से इस नाम का हमारे गांव में कोई भी इंसान नहीं है। पर मैं भीमा को जानता हूँ, वो कल ही हमारे गांव आया है। अगर तुम्हारे सपने में वो आया है तो तुम्हारे सपने की बातें भी सच होंगी, और ऐसा है तो मुझे उससे जल्द ही मिलना होगा, वरना वो चला जाएगा। अभी जाकर उससे मिलता हूँ। अरे हाँ, तुम तो सपने में उस कातिल के बारे में भी जान गए हो, तो फिर उससे मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बताओ कौन है वो, किसने मेरे पिता को मारा? हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को सारा सच बताएंगे, और देखना उस कातिल को ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि उसकी रूह कांप उठे, जिससे दोबारा वो किसी को मारने का दुस्साहस ना कर सके। तुम चुप क्यों हो? बताओ पुनीत, कौन है वो? कहकर तन्मय ने पुनीत को झिझोड़ा, तो पुनीत ने आवाज़ दी, आप कब से मेरे सपने की बातों को सच मानने लगे पापा? रही बात कातिल की, तो पुलिस उसका पता लगा ही लेगी। पहले से ही मुझे पता था कि तुम जो भी सपने देखते हो उनमें सच्चाई छिपी है। जब तुम अपनी माँ को खोने का सपना देखा था, तब भी मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होता था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। बस इसलिए तुम्हें वो सब कहता था जिससे तुम अपने मन से माँ को खोने का डर दिल से निकाल दो। खैर, इन सब बातों का अभी समय नहीं है, इस बारे में हम इत्मीनान से बात करते हैं। क्या तुम उस कातिल के बारे में बताने वाले हो, या फिर मैं भीमा से पूछ कर आऊँ? जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपका भीमा और मेरे सपने वाला भीमा एक ही होंगे। उसके ऐसा कहते ही तन्मय वहाँ से चला गया और पुनीत को उसी हाल में छोड़ गया। पुनीत धम से बेड में बैठ गया और अतीत की उन यादों में खो गया, जब उसे दुनिया का सबसे बड़ा दुख मिला था, जब उसे उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पुनीत, माचिस से नहीं खेलते, इससे आग लग जाती, तुम्हें चोट लग जाएगी, इसे फेंको। देखो माँ, ये आग कितनी सुंदर है, इसके अंदर लाल रंग, वाह! अभी देखना, ये धीरे धीरे बुझ जाएगी। एक तीली जलाते हुए पुनीत बोला। आउच! थोड़ी सी आग छू जाने पर पुनीत के मुंह से धीरे से आवाज़ आई, मैंने कहा था ना जल जाओगे, चलो रखो ये, माँ ने डांटते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ माँ, वो तो बस ऐसे ही आवाज़ निकल गई, बस एक बार और।
कहते हुए उसने फिर से तीली जलाई, लेकिन इस बार ज़्यादा तेज़ आग जली। उसकी लपट उसकी उंगली पर छू गई और पुनीत ने तीली को फेंका। वो तीली सीधे माँ की साड़ी में जाकर चिपक गई और माँ की साड़ी जलने लगी। माँ ने साड़ी को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही गई। पुनीत अपने छोटे छोटे हाथों को बुझाने के लिए बढ़ाता, पर उसकी गर्म आंच पर दूरी से हाथ वापस खींच लेता। पुनीत रोने लगा और माँ भी रोने लगी और रोते हुए चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ। लेकिन कोई उन दोनों को नहीं सुन पा रहा था। तभी पुनीत के कानों में तन्मय की आवाज़ आई, क्या हुआ पुनीत, तुम क्यों रो रहे हो? पुनीत उठो, पुनीत। तभी पुनीत ने आंखें खोली तो तन्मय उसके सामने बैठा था। वो तन्मय के गले लगकर रोने लगा और बोला, पापा आप आ गए, माँ को बचा लो पापा, उन्हें बहुत जल रहा है, प्लीज़ माँ को बचा लो। तन्मय समझ गया कि पुनीत ने कोई सपना देखा है, तो उन्होंने खुद से पुनीत को अलग करते हुए बोला, पुनीत तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, लगता है तुमने कोई सपना देख लिया है। लेकिन पुनीत कुछ भी नहीं सुन रहा था और रोए जा रहा था और कहते जा रहा था, प्लीज़ पापा मेरी माँ को बचा लो, वो जल जाएगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, मेरी वजह से माँ को आग लग गई, प्लीज़ उन्हें बचा लो। जब तन्मय ने देखा पुनीत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है तो उसने पुनीत की माँ को आवाज़ दी, प्रतिमा, ओ प्रतिमा, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो पुनीत रो रहा है। आ रही हूँ, बस हाथ तो धो लूँ। क्या हुआ पुनीत को? प्रतिमा किचन में काम करती हुई बड़बड़ाई। अरे हाथ बाद में धो लेना, पहले पुनीत को देखो, पता नहीं क्या सपने में देख लिया है, बस रोए जा रहा है, तन्मय ने बोला। तो प्रतिमा दौड़ते हुए उसके पास आई और पुनीत को गले से लगाकर बोली, चुप हो जा मेरा बेटा, क्या हो गया, आज मेरे बच्चे को क्यों रो रहा है? पुनीत माँ को देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा, माँ तुम कैसी हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सॉरी माँ, मैं आज के बाद माचिस से नहीं खेलूँगा, तुम्हें बहुत जल रहा होगा, तुमने दवाई लगाई? मुझे कुछ नहीं हुआ, ना तो मुझे कोई चोट लगी है और ना ही मैं जली हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देख लो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, प्रतिमा ने कहा। तो पुनीत गौर से उन्हें देखने लगा। प्रतिमा पुनीत को हिलाते हुए बोली, लगता है तुमने कोई सपना देख लिया है, इसलिए आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सपनों में तो कुछ भी हो सकता है, पर सपने सच नहीं होते, सपने तो वो सच होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, नींद में देखे हुए सपने सच नहीं होते। नाश्ता बन गया है, चलो अब जाकर ब्रश करो और जल्दी आओ। ठीक है माँ, कहकर पुनीत ब्रश करने चला गया। तब तक प्रतीक भी ब्रश करके आ चुका था। उसने पुनीत को आवाज़ दी, पुनीत चल क्रिकेट खेलते हैं। आया भाई, मुंह तो धो लूँ, कहकर पुनीत ने अपना मुंह धुलकर बाहर आया और बोला, चले खेलने। इस तरह पहले पैंट तो पहन लो, ये पैंट का क्रिकेट से क्या कनेक्शन, अब इस पैंट को बैटिंग थोड़ी ही करना है, मैं पैंट पहनूँ ना पहनूँ, खेलूँगा तो उसी तरह, सचिन तेंदुलकर तो मैं ना बन पाऊँगा पैंट पहनकर। पुनीत ने चिढ़ते हुए कहा, ज़्यादा बकबक मत कर, पैंट पहन, वरना अपने साथ क्रिकेट नहीं खिलाऊँगा। हाँ ठीक है, पहन रहा हूँ, पुनीत ने कहते हुए जल्दी से पैंट पहना और फिर प्रतीक के साथ खेलने लग गया। बच्चों खेलना बंद करो और खाना खाओ, बस 5 मिनट और माँ, प्रतीक ने कहा। बहुत हो गया खेल तुम दोनों का, अब 5 मिनट 2 मिनट नहीं चलेगा, बंद करो ये खेल तमाशा, देखो अपनी बहन को कितना पढ़ती है और तुम दोनों नालायक, कहने से भी मेरी बात नहीं सुन रहे। चलो खाना खाओ और फिर पढ़ाई करो तुम दोनों भी। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है माँ, पुनीत को बोलो, उसने नहीं किया अपना होमवर्क पूरा। होमवर्क हो गया तो पढ़ाई नहीं की जाती क्या? उसे याद कौन करेगा, तुम्हारे पापा या तुम्हारी बहन या तुम्हारे पेपर पर लिख कर आएंगे? बातें बस दुनिया भर की करवा लो और पढ़ाई के लिए बहाने। तुम दोनों को बोल रही हूँ, खाना खाकर पढ़ाई करो। प्लीज़ माँ, थोड़ा सा खेलने दो ना, प्रतीक ने डरते हुए बोला। लेकिन माँ ने मना करते हुए बोला, सुबह से उठकर बस खेलने लग गए हो, पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है, अब कोई नहीं खेलेगा, नाश्ता करके सीधे पढ़ने बैठो। तभी राघव जी आ गए और बहू प्रतिमा की बातें सुनकर बोले, अभी तो सोकर उठे हैं, थोड़ा खेल लेंगे तो उनका मन अच्छा हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ेंगे। लो हो गई इनके मन की पूरी, आ गए इनके दादू, अब तो कुछ भी बोलना बेकार है, मन में बड़बड़ाते हुए प्रतिमा किचन में चली गई। राघव जी तनुजा को आवाज़ देते हुए बोले, तनु तुम्हारी पूजा हो गई हो तो मुझे भी प्रसाद दे दो और इन बच्चों को भी प्रसाद दे दो। बस मेरी पूजा हो गई है, ला रही हूँ प्रसाद। मुस्कुराते हुए तनुजा पूजा की थाली लिए हुए आई और राघव जी को प्रसाद देने के बाद बच्चों को प्रसाद देने के लिए पुनीत के पास आई।
पुनीत को प्रसाद दे रही थी कि पुनीत की नज़र थाली में रखी दिए पर चली गई। वो दिए को देखकर डर गया और चिल्लाने लगा, दूर करो इसे, माँ जल जाएगी, इसे दूर करो। राघव जी और तनुजा और प्रतीक उसे इस तरह देख हैरान हुए। वो उससे पूछने लगे, क्या हुआ पुनीत, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन पुनीत कुछ बोलता उससे पहले ही बेहोश हो गया। किचन से दौड़ती हुई प्रतिमा आई और पुनीत को इस तरह बेहोश देखकर रोने लगी। जल्दी से उसे बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को फ़ोन किया। सब उसे इस हाल में देख परेशान हो रहे थे। तन्मय ने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने पुनीत को देखा और इंजेक्शन लगाया। कुछ ही देर में पुनीत ने आंखें खोलकर देखा तो पूरे घर के लोग उसे घेर कर ही बैठे थे। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप सब मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो? और ये डॉक्टर किसे देखने आए हैं? क्या किसी की तबीयत खराब है? प्रतिमा उसकी बातें सुन उसे गले से लगाकर रो दी। फिर आंसू पोंछते हुए डॉक्टर से पूछी, क्या हुआ है डॉक्टर मेरे पुनीत को? वो बेहोश क्यों हो गया था? क्या मैं बेहोश हो गया था? पुनीत ने हैरानी से सबको देखते हुए पूछा। आखिरी बार इसके पास कौन था? डॉक्टर ने पूछा। प्रतीक के साथ भला चंगा खेल रहा था ये, मैं खुद वहीं था। तभी मेरी बेटी तनुजा आरती की थाल लेकर प्रसाद देने आई और ये चिल्लाने लगा, दूर करो इसे, माँ जल जाएगी। पता नहीं अचानक क्यों बोलने लगा। राघव जी हैरानी जताते हुए बोले, अरे पिताजी, यह आजकल सपने बहुत देखने लगा है। आज सुबह भी ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, जैसे यह आग से डर रहा हो। शायद इसने फिर से आग देख ली होगी, इसलिए डर गया होगा। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं आरती की थाल में ही प्रसाद लेकर आई थी और उसमें दिया जल रहा था, तनुजा ने बताया। लेकिन पुनीत, तुमने ऐसा भी क्या सपना देख लिया जो एक दिए को देखकर डर गए? त्रिशा ने पूछा। पुनीत ने सबको सपने वाली बात बताई। सबने समझा पुनीत सपने की वजह से डर गया था, पर आगे होने वाले खतरे से सब अनजान थे। खुद पुनीत भी इस बात से अनजान था कि उसके सपने कोई मामूली सपने नहीं हैं, बल्कि उनका वास्तविकता से भी संबंध है। सब लोगों की भांति डॉक्टर ने भी यही समझा कि वो सपने से डर गया था और तनाव में वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रहने को कहा और चला गया। घर के बाकी लोग भी अपने अपने काम में लग गए। माँ ने पुनीत से पूछा, तुम्हें यही नाश्ता ला दूँ या फिर सबके साथ बैठकर खाओगे? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ ही नाश्ता करूँगा, पुनीत हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। प्रतीक, तुम भी चलो नाश्ता करो, और त्रिशा तुम भी आओ। पहले खाना खा लो, फिर बाद में पढ़ाई करना। बस मेरा थोड़ा सा बचा है, उसे कर लूँ। मैं 5 मिनट में आती हूँ माँ। ठीक है, जल्दी आना। देखा तुमने पुनीत, माँ हमसे कम प्यार करती है। कुछ देर पहले मैंने यही कहा था तो कितना डांटी थी माँ, और दीदी ने कहा तो कैसे मान गई? प्रतीक ने फुसफुसाते हुए पुनीत के कान में कहा तो पुनीत ने बुरा सा मुंह बना लिया। क्या बातें हो रही है छुप छुप कर? माँ ने आंखें दिखाते हुए पूछा तो दोनों हैरान रह गए कि माँ ने कैसे सुन लिया। कुछ नहीं माँ, मैं तो यही बोल रहा था कि बड़ी भूख लगी है। अब अगर खाना मिल जाता तो हम भी खाकर पढ़ने बैठ जाते। प्रतीक ने डरते हुए बोला। हाँ पता है मुझे किसका कितना मन लग रहा है पढ़ाई में। ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी लाती हूँ खाना। कहते हुए माँ किचन से खाना लेकर आई और परोसने लगी। तब तक त्रिशा भी आ गई तो माँ उसे लाड़ करते हुए बोली, क्या खाएगी मेरी राजकुमारी? कुछ भी दे दो माँ, बड़ी भूख लगी है, बस अपने हाथों से खिला देना। आज आपके हाथों से खाने का मन हो रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, मैं अभी लाई तुम्हारे लिए खाना। कहकर माँ एक प्लेट पर राजमा, चावल और दही लेकर आई और त्रिशा के पास बैठकर उसे खिलाने लगी। तो पुनीत बोला, आपने दीदी से पूछा क्या खाओगे? हमसे तो पूछा भी नहीं, और तो और दीदी को अपने हाथों से खिला रही हो। मुझे भी आपके हाथों से खाना है, और वैसे भी मैं सबसे छोटा हूँ तो मुझे ही आप अपने हाथों से खिलाओगी, दीदी को नहीं। पुनीत की बातें सुन माँ हंसने लगी और त्रिशा उसे चिढ़ाने लगी। माँ मुझे ही खाना खिलाएंगी, तुमको नहीं। ये मेरी माँ है और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं, ये मेरी माँ है और मुझसे प्यार करती हैं। बोलो ना माँ दीदी से, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो। पुनीत चिढ़ते हुए बोला तो त्रिशा ने बोला, देखा माँ, कुछ देर पहले आप इससे प्यार कर रही थी, इसके लिए इतना परेशान हो रही थी, ये सब भूल गया? कितना जलता है ये मुझसे, जलन हो तुझे? पुनीत ने फिर से चिढ़ते हुए, माँ दीदी को समझा दो कि मैं किसी से जलता नहीं हूँ, मुझे पता है आप सिर्फ मेरी माँ हो। माँ इस बार ज़ोर से हंसी और बोली, मैं तुम तीनों की माँ हूँ और तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ।
अब लड़ना बंद करो और आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भी अपने हाथों से खिला दूंगी। कहते हुए माँ ने दोनों को हाथ फैलाए तो पुनीत अपनी प्लेट लेकर माँ के पास जाकर बैठ गया, पर प्रतीक सर झुकाए धीरे धीरे खाने लगा। माँ ने देखा तो जल्दी जल्दी खाने लगा। मुस्कुराते हुए माँ ने प्रतीक को आवाज़ दी, अब तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा, तुम कोई बाहरी हो या मेरे ही बेटे हो। माँ की बातें सुनकर भी प्रतीक ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाने लगा। तो माँ ने घूरते हुए बोला, क्या दिक्कत है तुम्हारी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खा लूँगा, आप उन दोनों को खिलाइए, मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने से खा सकता हूँ। अभी सिर्फ 12 साल का है और मेरे लिए तो छोटा ही है और हमेशा ही छोटा रहेगा। आओ मेरे पास। और माँ, मैं तो 10 साल का ही हूँ, भैया से भी छोटा, और दीदी सबसे बड़ी मुझसे 5 साल की बड़ी। पुनीत खाना खाते हुए खुशी से बोला, इसलिए तो बोलती हूँ मैं ज़्यादा बड़ी हूँ तो माँ मुझे ज़्यादा प्यार करती है, पर तू समझता ही नहीं। तेसा फिर से पुनीत को चिढ़ाने के लिए बोली तो पुनीत बस मुंह बनाकर रह गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बुला रही हूँ ना तुम्हें, माँ ने गुस्सा दिखाते हुए बोला। लेकिन प्रतीक अपनी जगह से हिला भी नहीं। हाँ, आपका ही बेटा हूँ, पर कोई बात नहीं, आप उन दोनों को खिला दीजिए, मैं अपने से खा लूँगा। प्रतीक ने माँ को बिना देखे ही बोला और खाने लगा। तो माँ उठकर उसके पास आई और तेज से उसके कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा बहुत बड़ा हो गया है, माँ से बातें बनाता है, चलो मेरे पास बैठो वरना अभी थप्पड़ लगाऊंगी। मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। ओई माँ, दर्द हो रहा है माँ, मेरे कान छोड़ो, प्रतीक ने दर्द से कराहते हुए बोला। तो माँ ने उसके कान छोड़ दिए और उसके हाथ से प्लेट लेकर आई और अपने पास बिठाकर उन तीनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद वहाँ से तन्मय होकर गुजरा, उन सबको साथ में खाते हुए देख बोला, क्या बात है, आज तो आप सबको अपने हाथों से खिला रही हैं, कभी हमें भी अपने हाथों का स्वाद चखा दीजिए। ऐसी बात है तो इतना दूर क्यों खड़े हैं, पास में आइए, आपको भी खिला दूंगी। आपकी बातें सुनकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि आप इनके पापा हैं, आप तो पुनीत से भी छोटे बन जाते हैं, अब तो आपको ही पहले खाना खिलाना पड़ेगा, प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तन्मय ने प्रतिमा के सिर पर थपकी मारते हुए कहा, हम इतने भी छोटे नहीं हैं, अब आप इन सब पर इतना सारा प्यार लुटा रही थी तो मुझे लगा शायद हमारे लिए भी कुछ प्यार बचा हो। सॉरी, पर अब ख़त्म हो गया, प्रतिमा ने लाचारी दिखाते हुए कहा। तो तन्मय ने चौंकते हुए बोला, क्या हमारे लिए प्यार ही ख़त्म हो गया? अरे पतिदेव जी, प्लेट का खाना ख़त्म हो गया, कहते हुए प्रतिमा हंसने लगी और तन्मय उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। 40 साल होने चली प्रतिमा के चेहरे पे आज भी वही रौनक थी जो उसकी शादी के समय थी। जब भी कोई उसे देखता तो उन्हें वो पुरानी वाली प्रतिमा लगती, बस कुछ बाल सफ़ेद होने लगे थे जिन्हें वो रंग कर छिपा लेती थी। पहले जैसी काम में रफ्तार नहीं रह गई थी, कुछ कामों को करने में उसे समय लगता था पर वो रुकती नहीं थी, बस करती रहती थी। पहले जैसी लचक नहीं रह गई थी कमर में, पर जब भी नाचती तो देखने वाले देखते रह जाते थे। आवाज़ भी उतनी मधुर नहीं रह गई थी, पर जब भी कोई गीत गाती सब उसकी आवाज़ में खो जाते थे। तन्मय प्रतिमा से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था कि तभी अपनी हंसी को रोकते हुए प्रतिमा ने तन्मय से पूछा, बातें बाद में, पहले ये बताइए, आपसे कल कुछ मांगा था मैंने, लेकिन आपने अब तक मुझे नहीं दिया, क्या हुआ उसका? तो तन्मय ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, वो मैं भूल गया था, लेकिन कल पक्का आ जाएगा। क्या आ रहा है माँ, आपके लिए कुछ आ रहा है क्या? त्रिशा ने उत्सुकता से पूछा। वो तो कल ही पता चलेगा, तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है और आप कल मत भूल जाइएगा। अभी जाता हूँ और उससे बात करता हूँ, कल ज़रूर आ जाएगा, कहकर तन्मय अपने काम में लग गया। बच्चे भी नाश्ता करके पढ़ने लगे और प्रतिमा घर का काम निपटाने लगी। इन दिनों तनुजा भी अपने छोटे से बच्चों के साथ मायके आई हुई थी, पर उसका ज़्यादा समय बच्चे पर ही बीतता था। तनुजा और बच्चे से मिलकर सब खुश थे, उन सबका समय बच्चे के साथ खूब बीतता था। कब दिन बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। रोज़ की तरह आज का भी दिन हंसी खुशी से बीत गया। सब खा पी करके सोने चले गए। अचानक प्रतिमा को कुछ याद आया और वो कल की तैयारी करने किचन में गई। तभी जोर से धमाका हुआ। धमाका इतना तेज हुआ कि सबको सुनाई दिया। सब डर गए और अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। देखा तो किचन से धुआं निकल रहा था। किचन के पास पहुंचने पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने गौर किया कि आवाज़ किचन से आ रही है। लाइट चालू करने की कोशिश की तो लाइट नहीं चालू हुई, तो टॉर्च चालू करके देखा तो हैरान रह गए। प्रतिमा किसी लाश की तरह ज़मीन पर पड़ी थी और धीमी आवाज़ में कराह रही थी। उसका शरीर जला हुआ था। बच्चे उन्हें इस हाल में देख रोने लगे। तन्मय ने हिम्मत करके शॉल से लपेटा और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर उसकी सांसें नहीं चली।
सुबह तक उसने दम तोड़ दिया और इस खबर से पूरा राघव परिवार टूट सा गया। अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए पुनीत यादों से बाहर आया। काका, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्यों काका? क्या कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, इस तरह जाने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं बेटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक यहाँ रुक सकता हूँ मैं? जीवन यापन के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा। मुझसे कोई भूल हुई है क्या काका, जो आप इस तरह बात कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा। ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं काका? आप मेरे लिए पिता समान हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने पिता को खोया था, और जब आपको देखा तो लगा कि मानो पिताजी वापस आ गए हैं। नहीं बेटा, तुम अपने पिता से मेरी तुलना मत करो। मैं तुच्छ सा इंसान हूँ। आप कुछ भी बोले, पर मेरे लिए आप पिता समान ही हैं। और रही बात जाने की, तो मैं आपको हरगिज़ नहीं जाने दूँगा। कुछ आप मेरी मदद कर दें और कुछ मैं आपके लिए कर दूँ। भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आज मेरे बेटे ने आपको सपने में देखा, जबकि वो आपसे अब तक मिला भी नहीं है। उसने बताया कि आप किसी की तस्वीर देखकर उसका अतीत बता सकते हैं। पता नहीं क्यों, पर उसके सपने हमेशा सच होते हैं। बस यही जानना था कि आज भी उसका सपना सच हुआ है या नहीं। क्या आप तस्वीर देखकर किसी का अतीत बता सकते हैं? तन्मय ने एक आस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, ये सच है बेटा कि मैं किसी की तस्वीर देखकर उसका अतीत बता सकता था, पर बहुत दिनों से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं अब मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं। पर किसी का अतीत जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? काका, सबको लगता है कि मेरे पिता ने आत्महत्या की है, वो भी तब जब उनकी लाडली पोती की विदाई हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा दिल जानता है वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है उन्हें किसी ने मारा है, पर मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि पुलिस भी ये पता करने में लगी है कि किसने मेरे पिता को मारा है, पर उन्हें भी अब तक कुछ पता नहीं चला है। तो इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? काका, अगर आप तस्वीर देखकर अतीत जान जाते हैं तो एक बार मेरे पिता का भी अतीत देखिए और देखिए उनको किसने मारा है। लेकिन मैंने कई सालों से ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा। प्लीज़ काका, एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद पता चल जाए। अगर कुछ पता नहीं चला तो मैं दोबारा आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारे लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या ये मुमकिन है कि किसी तस्वीर को देखकर उसका अतीत बताया जा सकता है? क्या आप पहले ऐसा कुछ करते थे? अगर मन में विश्वास हो तो सब कुछ किया जा सकता है। मैंने अपने बापू से एक विद्या सीखी थी जिसमें लोगों की तस्वीर देखकर उसका अतीत जाना जा सकता था, और मैंने कई लोगों का अतीत भी देखा है। जाओ, अपने पिता की कोई तस्वीर लेकर आओ जिसमें उनके अकेले की तस्वीर हो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहकर तन्मय राघव जी की फ़ोटो लेने चला गया और जल्दी से उनकी एक तस्वीर लेकर वापस भीमा के पास आया और भीमा को तस्वीर देते हुए बोला, क्या तस्वीर ही काफ़ी है या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एकांत चाहिए। ठीक है, फिर मैं बाहर आपका इंतज़ार करता हूँ, आप आराम से कीजिए, कहकर तन्मय बाहर भीमा का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे से अधिक समय हो गया था, लेकिन भीमा बाहर नहीं आया था। बेचैनी में तन्मय इधर से उधर टहल रहा था। कुछ देर बाद जब भीमा बाहर आया तो तन्मय दौड़ती हुई उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ काका, कुछ पता चला? हाँ, पता चला। भीमा ने इतना ही कहा था कि तन्मय ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। भीमा तन्मय के इस तरह अचानक गले लगने से बहुत हैरान हुआ और इतना भावुक हुआ कि कुछ बोल भी नहीं पाया। तन्मय ने भीमा से अलग होते ही सवालों की बौछार लगा दी। कौन है वो काका? किसने मेरे पिता को मारा है? उसने मेरे पिता को क्यों मारा है? क्या दुश्मनी थी उसकी मेरे पिता से? तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है उसको पहचान पाना। वो कहाँ से आया था, क्यों उसने मारा, कुछ नहीं पता। बस मैंने उसका चेहरा देखा है, उसका नाम सुना है। बताइए काका, कौन है वो? क्या हुआ था उस दिन?
ठीक है, विस्तार से सुनो क्या हुआ था उस दिन। विदाई के समय जब राघव जी दुखी थे तब एक व्यक्ति आया और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। उसने अकेले में बात करने के लिए बोला। उसे परेशान देख राघव जी उसे अकेले में ले गए और उससे बातें कर रहे थे। अभी कोई पानी लेकर आया। एक गिलास पानी राघव जी ने पिया और एक गिलास पानी उस रोते हुए व्यक्ति ने पिया। कुछ देर बाद राघव जी ने अपना सर पकड़ लिया। शायद उन्हें चक्कर आ रहा था। उन्हें चक्कर आता देख उस रोते हुए व्यक्ति के भाव बदल गए। वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसने किसी को इशारा किया और दूसरा व्यक्ति राघव जी के पास आया। उसने राघव जी की ओर देखा तो राघव जी उसे देखकर मुस्कुराए। और उसके बाद क्या हुआ काका? भीमा बिल्कुल शांत हो गया, जिससे तन्मय की बेचैनी और बढ़ गई। और उसने फिर पूछा, बताओ ना काका, क्या हुआ उसके बाद कहकर भीमा चुप हो गया। रमेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। ताऊ जी, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। हर वक्त उनके पास किसी ना किसी को होना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाते हैं। आपको बहुत याद करते हैं वो। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है, पर अब शरीर में हिम्मत ही नहीं बची कि उससे मिलने जा सकूं। वो जल्द ही आपसे मिलने आने वाले हैं। उसे मत परेशान करना, मैं खुद ही उससे मिलने आ जाऊंगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हुए उसने एक तेज़ धार वाली चाकू निकाली और राघव जी के हाथ की नस काट दी। वार इतना अप्रत्याशित था कि राघव जी अपना बचाव ना कर सके। वो दर्द से छटपटाते हुए वहाँ से भागने लगे तो रमेश ने पीछे से पकड़ लिया। वो दर्द से चीख रहे थे और अपनी जान के लिए भीख मांग रहे थे, पर उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। वो दोनों तब तक राघव जी को पकड़े रहे जब तक उनका शरीर बेजान होकर गिर गया। जैसे ही शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर गिरने लगा, उन दोनों ने उन्हें वापस उसी कुर्सी में बैठा दिया और उनके दूसरे हाथ में चाकू पकड़ा दिया। राघव जी को पकड़े रहने से उनके कपड़ों में भी खून के छींटे पड़ गए थे। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और इधर उधर पड़े खून के छींटों को साफ किया और राघव जी को उसी हाल में छोड़कर चले गए। कहते हुए भीमा चुप हो गया और तन्मय की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए भीमा से पूछा, काका, ये रमेश कौन है और उसके साथ वो दूसरा व्यक्ति कौन था? मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं सिर्फ उस कातिल का चेहरा ही देख सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर उस व्यक्ति की कोई तस्वीर मिल जाए तभी संभव है कि मैं उसके बारे में तुम्हें बता पाऊँगा। क्या नाम बताया था आपने उसका? रमेश। इस नाम का तो कोई भी परिवार में नहीं है। हाँ, गांव में 2 लोगों का नाम है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। काका, आपने उन दोनों का चेहरा देखा है? अगर हम पुलिस में जाकर उन्हें बताएंगे तो शायद वो किसी से उनकी तस्वीर बनवा दें, तब तो आसानी से उनको ढूंढा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगे इन्होंने तस्वीर देखकर कातिल का चेहरा देखा है, तो क्या वो आपकी बात मान लेंगे? उल्टा आपको पागल समझ लेंगे। उनकी मौत से आपको सदमा लगा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। कहते हुए पुनीत उन दोनों के सामने आया। भीमा पुनीत को देखकर डर रहा था, तो तन्मय ने पुनीत की ओर इशारा करते हुए बताया, ये मेरा छोटा बेटा पुनीत है। इसी ने आपको सपने में देखा और तब मुझे पता चला कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तन्मय की बात सुनकर भीमा ने चैन की सांस ली। तन्मय पुनीत की बातों को गौर कर कुछ सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने पुनीत की ओर देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम तुम्हारे सपनों की सच्चाई या इनके तस्वीर से अतीत देखने की सच्चाई बताएंगे तो पुलिस या कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन हमें ये सब बताने की ज़रूरत ही क्या है? असल में हम तीनों के अलावा ये सब कोई नहीं जानता और हम तीनों ही पिता के कातिल को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इसलिए किसी से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने तस्वीर में देखा है या प्रत्यक्ष देखा है। अब हम पुलिस स्टेशन ज़रूर जाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि इन्होंने मेरे पिता का कत्ल होते देखा है और उन दोनों कातिलों को भी देखा है। फिर पुलिस उन कातिलों का चेहरा बनवाकर उसे ढूंढकर सजा देगी। तो कैसी रही मेरी योजना? काका, क्या आप मेरे लिए ऐसा कुछ कहेंगे? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर तो ये सच ही है। भले ही मैंने प्रत्यक्ष रूप से ना देखा हो, पर देखा तो है, कहकर भीमा ने तन्मय की बात से सहमत हुआ, जिससे तन्मय और पुनीत के चेहरे पर एक सुकून नजर आया। योजना के अनुसार तन्मय भीमा को अपने साथ पुलिस
स्टेशन ले गया और भीमा ने पुलिस को बताया कि उसने राघव जी का कत्ल होते देखा है। लेकिन वो उस घटना से इतना ज़्यादा डर गया था कि किसी को कुछ बता नहीं पाया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे लगा कि वो मरने वाला है और अपने मन में इस बात का बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। इसलिए उसने उनके बेटे तन्मय को सारा सच बता दिया। पुलिस को उनकी बातों पर यकीन हुआ तो उन्होंने उन कातिलों का चेहरा बनवाया। चेहरा बनकर तैयार हो गया। जब पहचान के लिए उनका चेहरा तन्मय को दिखाया गया तो तन्मय हैरान रह गया। तन्मय हैरान सा उन तस्वीरों को देख रहा था। तभी पुलिस की आवाज़ आई, आप इन्हें पहचानते हैं या कहीं भी आपने इन्हें देखा हो तो बताइए। ये तो भोला है, हमारे ही घर में काम करता है। तन्मय दूसरी फोटो पर उंगली रखते हुए कहा, क्या वो अभी भी आपके घर में रहता है? पुलिस ने पूछा। नहीं साहब, जब से पिताजी हम सबको छोड़कर गए हैं भोला भी चला गया है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया है? मुझसे तो उसने कहा कि वो अपने गांव जाना चाहता है। उसे यहाँ रहकर राघव जी की बहुत याद आती है। भोला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कहते हुए तन्मय के आंखों में आंसू आ गए। तन्मय जो कुछ जानता था भोला के बारे में उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया, लेकिन पहली तस्वीर के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। सारी जानकारी लेकर पुलिस ने उन दोनों को जाने के लिए बोला और वो दोनों घर आ गए। उधर पुलिस ने उन दोनों कातिलों की छानबीन शुरू कर दी। घर आकर तन्मय ने भीमा से बोला, मान गए काका, अद्भुत हैं आप। आपने पुलिस से ऐसी बातें कही कि उनको आपकी हर बात पर यकीन हो गया। वैसे वहाँ आपने अपनी तबीयत के बारे में जो कुछ कहा उसने हमारे पक्ष को और मजबूत किया है, लेकिन मुझे आपकी वो बात अच्छी नहीं लगी। दोबारा कभी मरने की बात मत कीजिएगा। तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो कुछ वहाँ कहा वो बिल्कुल सत्य है। अपने दिल को संभालो बेटा, मुझसे इतना प्रेम मत करो, नहीं तो तुम्हें उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी। मेरे साथ जो हुआ वो भी सत्य है और ये भी सत्य है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस गति से जिस रास्ते से जा रहा हूँ मुझे अपनी मंजिल मिलेगी कि नहीं, पर शायद नियति भी यही चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूँ और राघव जी जैसे नेक दिल इंसान को इंसाफ दिलवाऊँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही उन कातिलों को सज़ा मिलेगी। मैं आपकी बातों को समझ तो नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे यकीन है कि आप सच बोल रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। ये तो मेरा सौभाग्य है जो तुम्हारे काम आ सका। हालांकि तुमसे कहने की ज़रूरत तो नहीं है, पर औलाद का प्रेम ही ऐसा है कि कहे बिना रह भी नहीं पाऊँगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कैसी बातें कर रहे हैं काका? वो बच्चे मेरे अपने ही तो हैं और आपको कुछ नहीं होगा। जीवन मृत्यु अटल सत्य है, इसे नहीं टाला जा सकता। मैं तुम्हारे पिता से तो कभी नहीं मिला, पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम उनकी परछाई ही हो। अपना ख्याल रखना। जाओ बेटा, तुम भी आराम करो, मैं भी बहुत थक गया हूँ। ठीक है काका, आप आराम कीजिए, कहकर तन्मय वहाँ से चला गया। रह रह कर तन्मय की नज़र मोबाइल पर जा रही थी। वो पुलिस के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जब पूरा दिन फ़ोन नहीं आया तो उसे लगा कि शायद कल तक पता चल जाए, पर अगले दिन भी पुलिस का फ़ोन नहीं आया। वो बहुत बेचैन था, पर शायद उसे किसी और बात ने बेचैन कर रखा था। नौकर भीमा को समय समय पर उसके कमरे में खाना दे आते थे, लेकिन तन्मय खुद ही भीमा से मिलकर तसल्ली कर लेता था कि उसने खाना खाया है या नहीं। वो भीमा से मिलने गया और उससे बात करके उसे अच्छा लगा। रोज़ाना की तरह अगले दिन बाद जब वो भीमा से मिलने गया तो भीमा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तन्मय ने अनहोनी की आशंका से धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका दिल बैठा जा रहा था कि आज भीमा उठा क्यों नहीं। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसके पास पहुंचने से पहले ही काका उठकर बैठ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो काका के पास पहुंचा तो उनकी आंखें बंद थी। तन्मय ने धीरे से आवाज़ दिया, काका उठो, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझसे बात करो। पर भीमा नहीं उठा। इस बार तन्मय ने तेज से आवाज़ दी, काका। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, आप आ गए चाचा, देखिए ना बाबा को क्या हो गया है। हम सुबह से इनको उठा रहे हैं पर ये तो उठ ही नहीं रहे। बताइए ना क्या हुआ है बाबा को, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। बच्चों की बात सुनकर तन्मय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने भीमा की कलाई पकड़कर नब्ज महसूस की तो नब्ज नहीं चल रही थी। तन्मय बेजान सा हो गया और वहीं ज़मीन पर जोर से गिरा। बच्चे दौड़ते हुए आए और तन्मय को हिलाकर पूछने लगे, क्या हुआ चाचा आपको,
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप गिर कैसे गए? आपको चोट तो नहीं आई? बच्चों ने सवालों की बौछार लगा दी, लेकिन तन्मय कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी वो जोर से चीखा तो बच्चे डर गए। तन्मय जोर जोर से रोने लगा और उसे देखकर बच्चे भी रोने लगे। रोने की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग आए तो देखा तन्मय भीमा के पास बैठकर रो रहा था। पुनीत ने आगे बढ़कर अपने पापा को गले से लगा लिया और खुद भी रो पड़ा। जब किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो सबने पास आकर तन्मय से पूछा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? काका अब नहीं रहे, पुनीत ने धीरे से बोला। पर तुम्हें कैसे पता? तुम तो अभी मेरे साथ आए हो। और तो और तुमने काका को देखा भी नहीं अच्छे से, फिर इतने दावे से कैसे कह सकते हो? प्रतीक ने पूछा। इन दिनों हमारे घर में जो कुछ हो रहा है बस उसी से अंदाज़ा हो गया। और क्या वजह हो सकती है पापा के इस तरह रोने की? पुनीत ने बोला। माना कि काका सयाने हैं, पर इस तरह कुछ भी मत बोलो। शायद काका को कोई और दिक्कत हो। मुझे लगता है काका को डॉक्टर की ज़रूरत है, वही सब पता चल जाएगा क्या हुआ है काका को। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बुला लीजिए डॉक्टर को। जब डॉक्टर यही कहेंगे तब तो मानना ही पड़ेगा, पुनीत ने प्रतीक से बोला। पापा अपने आप को संभालिए, उन्होंने आपको बेटा माना है तो बेटे का फर्ज भी निभाइए, पुनीत ने पापा को हिम्मत देते हुए कहा। तो प्रतीक ने बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कहने से कोई बेटा नहीं बन जाएगा। और फिर ये दूसरी जाति के हैं। खबरदार जो काका को दूसरी जाति बोला, वो तो तुम्हारे लिए दूसरे होंगे, लेकिन मेरे काका हैं और मैं वो सब करूँगा जो एक बेटे को करना चाहिए। तेज़ आवाज़ में तन्मय ने बोला तो सब डर गए। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। पापा, कुछ भी करने से पहले पुलिस को बताना होगा। आप जाएंगे या फिर मैं जाऊं? तुम यहाँ की तैयारी करो, मैं पुलिस को बता कर आता हूँ। पुनीत बच्चों को समझाकर तैयारी में लग गया। उधर तन्मय ने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर भीमा की जानकारी दी। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से निकलने ही को हुआ तभी पुलिस भोला और उसके साथी रमेश को पकड़ लाई। भोला को देख तन्मय अपना आपा खो बैठा और उसे पुलिस के सामने मारने पीटने लगा। बड़े मुश्किल से पुलिस ने भोला को तन्मय से छुड़ाया और तन्मय को विश्वास दिलाया कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तन्मय घर आकर खूब रोया और हिम्मत करके बच्चों के हाथों उनका अंतिम संस्कार करवाया। भोला और रमेश ने बहुत मार खाने के बाद अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और बताया कि वो दोनों भाई हैं और उसके पिता को राघव जी ने सज़ा दिलवाई थी क्योंकि उन्होंने राघव जी के कुछ पैसे चुरा लिए थे और इसीलिए उन्होंने राघव जी से बदला लेने का मौका देख रहे थे, पर हर बार से वो बच जाते थे, इसलिए बौखला कर उनका कत्ल कर दिया। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि भोला और रमेश को राघव जी के कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। 1 महीना बीत गया भीमा के गुजरे हुए, पर तन्मय को चैन तभी मिलता जब तक चांदनी भरी रातों में तारों के संग बातें ना कर ले। मानो तारों के बीच में उन्हें भीमा काका की छवि दिखाई देती हो। पहले दिन में राघव जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर घंटों बातें करना और रात में तारों से घंटों बातें करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। सब उन्हें इस हाल में देखकर दुखी होते, उन्हें समझाते, पर उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ। सब उनसे खूब बातें करते, उन्हें खूब प्यार और सम्मान देते। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। बस उनकी ज़िंदगी में जो कमी आ गई थी उसे नहीं भूल पा रहे थे। एक पुनीत ही था जो उनके पास कम ही बैठता और उनसे कम ही बातें करता। कहीं ना कहीं उसे ये लगता कि जो कुछ उसके परिवार में हुआ है वो सब उसकी वजह से और उसके सपनों की वजह से हुआ है। इन हादसों ने पुनीत को बहुत बदल दिया। हमेशा अलग रहने वाला पुनीत सबके साथ रहने लगा। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला पुनीत खामोश रहने लगा। लेकिन एक चीज़ ना बदल पाई और वो है उसके सपनों की दास्तान, जो जाने क्यों हर बार सच हो जाती है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।